भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का भी अस्तित्व दिया गया है। संसदीय व्यवस्था को केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों पर लागू किया गया है और इसके लिए लिस्ट बनाई गई है कि किस लिस्ट पर कौन कार्य करेगा। मसलन संघ सूची पर केंद्र सरकार कार्य करेगी, राज्य सूची पर राज्य सरकारें काम करेंगी, समवर्ती सूची पर दोनों संस्थान काम करेंगे। मीन्स राज्य भी नियम कानून बना सकते हैं जो उस लिस्ट में दिए गए प्रावधान है या विषय हैं। और अवशिष्ट सूची है जिस सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कार्य करती है या नियम बनाती है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस कंडीशंस को भी ऑब्जर्व किया कि हो सकता है कभी राज्य की जो लिस्ट राज्य सूची दी गई है उस सूची पर जो राज्य सरकारें हैं वह सुचारू रूप से कार्य ना करें, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य ना करें या केंद्र सरकार के किसी इंस्ट्रक्शन का पालन ना करें और राज्य के जो व्यवस्था है वो चरमरा जाए, ध्वस्त हो जाए। तो ऐसे में गार्जियन के रूप में केंद्र सरकार उस राज्य की शासन व्यवस्था, उस राज्य में जो गड़बड़ी है उसका समाधान करे। इससे हेतु जो भारतीय संविधान का भाग 18 है उसमें जो आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, 352 360 है, उसी में एक प्रावधान है राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद 356 जो प्रावधान करता है कि यदि राज्य सरकारें उचित तरीके से या संवैधानिक तरीके से या विधि के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र का दायित्व है कि वहां का शासन वो अपने हाथ में ले। और यह जो शासन हाथ में लेने की व्यवस्था है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब या राष्ट्रपति साहब के माध्यम से होती है। तो आज हम इस क्लास में समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, इसको क्यों लगाया जाता है, लगाने का आधार क्या है, उसमें संसद का क्या रोल है और साथ ही कितने दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या हैं, राज्य पर क्या प्रभाव होगा, राज्य विधानमंडल पर क्या प्रभाव होगा, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री पर क्या प्रभाव होगा, लोगों के मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं, मसलन सार्वभौमवाद जैसा केस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लैंडमार्क है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, उसको भी हम समझेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं अनुच्छेद 356 जिसमें प्रावधान है राष्ट्रपति शासन का। और राष्ट्रपति शासन का सेंस यहाँ पर यह है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो, प्रशासनिक तंत्र नहीं है। सार्वभौमवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है और कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने का मतलब क्या होता है और प्रशासनिक तंत्र के विफल होने का क्या मतलब है। यदि प्रशासनिक तंत्र विफल होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता, यदि संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो राष्ट्रपति शासन लागेगा। आगे हम दोनों बातों का अंतर बताएंगे कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने का क्या सेंस है, क्या मीनिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, और प्रशासनिक तंत्र के विफल होने की क्या मीनिंग बताया है। तो राष्ट्रपति शासन को पढ़े उसके लिए 2-3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, जैसे 355 संविधान का अनुच्छेद 355 प्रावधान करता है कि संघ की यह जिम्मेदारी है कि राज्य का बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक गड़बड़ी होने पर उसकी रक्षा करे। राज्य पर बाह्य आक्रमण हो जाए या राज्य के विरुद्ध आंतरिक गड़बड़ी हो जाए तब केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह राज्य की रक्षा करे। इस अनुच्छेद के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अब इस दोनों बातों को समझते हैं। बाह्य आक्रमण मतलब एक्सटर्नल अटैक, जैसे अरुणाचल प्रदेश से अपना राज्य, उस पर चीन क्या करे, हमला कर दे, तो ये क्या हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अटैक कर दे या लद्दाख पर चीन अटैक कर दे या राजस्थान पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वो अटैक कर दे या फिर अपने नॉर्थ ईस्ट के जो
स्टेट हैं उस पर अटैक कर दे या किसी भी जगह पर अटैक हो जाए राज्यों पर, तो केंद्र सरकार की यह ड्यूटी है कि इस आक्रमण से किसकी रक्षा करे, राज्य की रक्षा करे। और यदि केंद्र सरकार मींस प्रेसिडेंट इसकी रक्षा करेंगे तो वो अपने मैकेनिज्म, अपनी मशीनरी, अपनी शासन, अपने वहां पर व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे, इसलिए भी वहां पर राष्ट्रपति शासन जरूरी हो जाता है। आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक उपद्रव का मतलब क्या हुआ कि किसी राज्य में जो विद्रोह है किसी सरकार के विरुद्ध हो जाए, पब्लिक व्यवस्था के विरुद्ध उत्पन्न हो जाए, या वहां की जो प्रॉपर्टी है उसको नष्ट करना शुरू कर दे कुछ जन समुदाय, जिसकी वजह से उस राज्य की अपार क्षति होना शुरू हो जाए। क्या अपार क्षति, बृहत स्तर पर क्षति या नुकसान होना शुरू हो जाए और राज्य सरकार इसको कंट्रोल ना कर पाए, तब इस राज्य की रक्षा का दायित्व किसका है? अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र का। तो ये दो आधार दिए गए हैं 355 में। यदि किसी राज्य पर बाहरी देश के द्वारा युद्ध कर दिया जाए, आक्रमण कर दिया जाए, या उसकी बाउंड्री को अपने क्षेत्र में लेने की कोशिश की जाए, या फिर उसी स्टेट में आंतरिक गड़बड़ी हो जाए, विद्रोह हो जाए, बृहद स्तर पर विद्रोह हो जाए और वहां की राज्य सरकार उस विद्रोह को दबाने में नाकाम रहे, तो ये ड्यूटी है सेंटर की कि वहां पर जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो कार्य करने का काम केंद्र सरकार करेगी। और केंद्र सरकार जब यह कार्य करती है तो इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में कहा जाता है। तो ये हो गया एक ग्राउंड राष्ट्रपति शासन लागू होने का। यदि किसी राज्य में बाह्य आक्रमण हो जाए तब केंद्र सरकार की ड्यूटी है, या आंतरिक गड़बड़ी हो जाए तो यह केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वह अपने उस राज्य की अपने अकॉर्डिंग रक्षा करे। फिर एक अनुच्छेद है 356। 356 कहता है यदि किसी राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था है संविधान के तंत्र के अनुसार नहीं चल रही है, क्या किसी राज्य की 356 कहता है किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान या विधि के अनुसार नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति वहां पर अपनी राय से या गवर्नर के रिकमेंडेशन से या स्वतः संज्ञान लेकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। मीन्स ये हुआ कि त्रिसूची प्रणाली दी गई है, राज्य सूची का कोई विषय है और राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना रहे हैं, लेकिन वे जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसके अगेंस्ट में कार्य कर रहे हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है कि यदि आपको कोई कानून बनाना है तो अगर वह साधारण बहुमत से बनने वाला कानून है तो उसको साधारण बहुमत से कानून पारित कराइए विधानसभा से, उसके बाद गवर्नर से उस पर साइन कराइए। कोई मामला विशेष बहुमत से है, उस पर विशेष बहुमत से कानून बनाना है तो विशेष बहुमत से उसे विधानसभा में पारित कराइए, उसके बाद उस पर गवर्नर की साइन कराइए। जहां पर द्विसदनीय विधानसभा है वहां पर दोनों सदनों से आप उस विधि या कानून को पास कराकर कानून बनाइए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अगर एक सदनीय है और साधारण बहुमत से पास कराना है तो उसको पास करा रहे हो, लेकिन मेजोरिटी आपके पास नहीं है, आप उसको कानून के अधिघोषणा कर दे रहे हो कि कानून लागू, और राज्यपाल का उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हो। राज्यपाल ने कोई विधेयक को आरक्षित कर दिया, इसके लिए राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 में प्रावधान है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, अनुशंसा के लिए या सहमति के लिए गवर्नर क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर ने या विधेयक या कानून आपका जो बनने वाला था उसको आरक्षित किया और आप कह रहे हो कि हमने तो विधानसभा से पारित करा लिया है, आप साइन करो तो करो, नहीं इसको लागू कर देंगे। तो क्या हुआ कि आप संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो, मीन्स राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही। तो क्या हुआ, संवैधानिक तंत्र का विफल होना ही तो हुआ। या कोई विधि बनाई गई है,
कोई विधि है, विधि की व्यवस्था है, मान लीजिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, और इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कहा गया है कि एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती है, और आपके राज्य में लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार शादियां कर रहे हैं और आप उसको रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। या आप कह रहे हो कि ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम एक तंत्र बना दे रहे हैं, उसके माध्यम से इसका हम समाधान करेंगे। तो निर्णय, न्याय देने का कार्य किसका है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट्स का है। आप वो न्यायालय की भी जो शक्ति है उसको अपने हाथ में ले रहे हो, हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर दे रहे हो, हालांकि तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन आप विधि के विरोध में काम कर रहे हो। तो हो सकता है एग्जाम्पल ये कि आपके विधि के कार्य विधि के विरोध में है, तो क्या होगा कि आपका कार्य जो है वह संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार या विधि व्यवस्था के अनुसार नहीं हो रहा है। तो अब विधि के शासन या संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए या संविधान की मर्यादा को स्थापित करने के लिए, जब संविधान अमर्यादित किया जा रहा हो किसी राज्य सरकार के द्वारा, तो प्रेसिडेंट को जो उस राज्य का शासन है अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और प्रेसिडेंट साहब को ये सूचना कहाँ से मिल सकती है? स्वयं से उनको यह सूचना मिल सकती है किसी राज्य में विधि या संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, या राज्यपाल साहब एक लिखित रिपोर्ट दें कि जो राज्य है वह विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल को यह पता चल जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्य व्यवस्था का संचालन नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन की अनाउंसमेंट कर देंगे। इसी तरीके से एक और आधार दिया गया है राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए, वह है अनुच्छेद 365। और अनुच्छेद 365 कहता है यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में अक्षमता जाहिर करता है या जानबूझकर उस कार्य को नहीं करता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना विधि संगत होगा। अनुच्छेद 365 कहता है, अनुच्छेद 365 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार के निर्देश को, केंद्र सरकार के निर्देश को राज्य ना माने, राज्य ना माने, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति, केंद्र सरकार का निर्देश क्या है? जैसे विभिन्न राज्यों में जो रेल है वो किस सूची का विषय है? रेल केंद्र सूची का विषय है, और जो केंद्र सरकार की रेल है वो विभिन्न राज्यों से होते हुए जाती है। और किसी एक राज्य में, मान लीजिए इस राज्य में कुछ लोगों के द्वारा गिरोह बनाकर उस ट्रेन में लूटपाट की जाती है, और केंद्र सरकार निर्देश देती है, मान लीजिए वाई राज्य है, वाई राज्य को केंद्र सरकार निर्देश देती है कि आपके यहाँ ये जो ट्रेन को लूटने का कार्य किया जाता है आपके राज्य के अंतर्गत कुछ डाकुओं के द्वारा किया जाता है, और आप हमारी इस रेल को प्रोटेक्ट करिए। निर्देश दिया गया, लेकिन राज्य सरकार रेल को प्रोटेक्ट करने का कार्य नहीं कर रही है, या उसमें अनावश्यक विलंब कर रही है, या उचित कार्य नहीं कर रही है। तो क्या हुआ? सरकार के निर्देश को यह पालन नहीं किया। इसी तरीके से मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले जब कोविड आया था, कोविड के समय क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा दिया गया था। और लॉकडाउन में क्या था? ये व्यवस्था थी कि लोग उचित दूरी बनाकर रखें, जो राज्य सरकार के जो सार्वजनिक स्थान हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, होटल है, इन सबको बंद रखा जाए, लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाए। लेकिन कोई सरकार है वो लॉकडाउन का पालन नहीं करवा रही है, हर जगह छूट दे रही है। कोरोना महामारी तब्दील होती चली जा रही है, मंदिर मस्जिद को बंद करवाने को बोला है, लेकिन वो मंदिर मस्जिद में लोगों की बराबर एक्सेस दे रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा इसको रोका जाना था, लेकिन उनकी पुलिस उसको रोक ही नहीं रही है। तो क्या हुआ? केंद्र का जो निर्देश था उसका पालन राज्य के द्वारा नहीं हुआ। तो अगर आप राज्य के द्वारा केंद्र के नियमों का पालन ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हुआ? रिजल्ट क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति शासन की अनाउंसमेंट कौन करता है?
तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब। और यह किसके उस पर करते हैं? मंत्री मंडल के परामर्श पर, मंत्रिमंडल के कहने पर ये क्या करेंगे? इसका अनाउंसमेंट कर देंगे कि अब इस राज्य में क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। जैसे रिसेंट में अभी कहाँ लागू हुआ है? मणिपुर में। मणिपुर में क्योंकि वहां की व्यवस्था, वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री वहां का बन सके, इसलिए वहां की विधानसभा को भंग कर दिया गया और केंद्र सरकार ने अपने अंडर वहां का शासन ले लिया। अब हम समझते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है इसमें संसद का क्या रोल होता है। राष्ट्रपति शासन में संसद का रोल या भूमिका, क्योंकि अनाउंसमेंट तो कर दिया गया किसका? राष्ट्रपति शासन का। और हमारे यहाँ संसद है, संसद में कौन शामिल है? लोकसभा शामिल है और राज्यसभा शामिल है। तो क्या इस लोकसभा और राज्यसभा का कोई रोल है ये राष्ट्रपति शासन लागू करने में, या राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट कर दिया तो लागू हो जाएगा? तो यस, उत्तर इसका ये है कि दोनों सदनों का बराबर का रोल है। अगर राष्ट्रपति मान लीजिए आज की डेट में, मान लीजिए 1 जनवरी को किसी राज्य में घोषणा करते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है, तो दोनों सदनों से 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए 2 माह के अंदर, लोकसभा से भी राज्यसभा से, दोनों में साधारण बहुमत से, कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। यदि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इस राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं तो क्या होगा? वहां उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात समझना है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया और उसके बाद लोकसभा भंग हो जाए और वह जो राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन करना था साधारण बहुमत से, वो ना कर पाई और लोकसभा का विघटन हो गया, या मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया। तब क्या होगा? तो यहाँ पर यह होगा कि इस बीच राज्यसभा से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए, राज्यसभा से पारित कर दिया जाए तो यह कानून या यह राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। लेकिन जैसे ही नई लोकसभा का गठन हो और इस नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के अंदर इस लोकसभा को राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा? राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। तो ये रोल है राज्यसभा, लोकसभा का राष्ट्रपति शासन में। अब अगला प्रश्न है कि कितने दिन तक, कितनी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है किसी राज्य में। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी समझने की है कि राष्ट्रपति शासन एक राज्य में भी लग सकता है और एक साथ कई राज्यों में भी लग सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है वह है 3 वर्ष। क्या? 3 वर्ष। और यदि 3 वर्ष से अधिक आपको राष्ट्रपति शासन लागू करना है तब आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। सामान्य स्थिति में आप किसी राज्य में 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हो, अन्यथा अगर आपको जरूरत है या व्यवस्था ऐसी है
कि राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक लगाया जाए, तब उसके लिए आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका एग्जाम्पल है पंजाब राज्य में 5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा और उसके लिए फिर संविधान संशोधन करना पड़ा। यहीं पर और एक इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए लागू हो सकता है। लेकिन जब 1 साल की अवधि पूर्ण हो जाए और उसके बाद भी राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो उसकी 2 कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसकी पहली कंडीशन ये है कि देश के किसी भाग में, देश में आपातकाल लागू हो। क्या? आपातकाल लागू हो पूरे देश में या किसी एक भाग में। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो चुनाव आयोग है वह एक लिखित रिपोर्ट दे कि चुनाव करा पाना इस राज्य में संभव नहीं है। लिखित रिपोर्ट में कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी इस राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ाया जा सकता। ये हो गई बात। अब समझते हैं कि इसे कौन समाप्त कर सकता है, राष्ट्रपति शासन को समाप्त कौन कर सकता है, समाप्त करने की घोषणा कौन कर सकता है या समाप्त कौन करता है, और इसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या इसमें संसद का रोल है कि नहीं। तो इसमें संसद का कोई रोल नहीं है। संसद का मीन्स लोकसभा, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। राष्ट्रपति कभी भी किसी राज्य से राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति घोषणा कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन समाप्त होने की, इसका मतलब ये किसकी राय पर हो रहा है? मंत्रिमंडल के, क्योंकि अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया राष्ट्रपति शासन। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है तो ऐसे तो है नहीं, कुछ तो इसका प्रभाव होगा। तो इसका प्रभाव देख लेते हैं। और उसके पहले जाएं प्रभावों पर, एक बात यहाँ पर आपको क्लियर कट बता देता हूं कि राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकारों पर, एफआर पर कोई प्रभाव नहीं है। आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन होता है जब 352 लगता है, लेकिन जब 356 लगता है तो राज्य की मशीनरी नहीं काम कर रही है। उस मशीनरी को, उस वैक्यूम को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार या राष्ट्रपति साहब काम कर रहे हैं ना। तो वैक्यूम क्रिएट हुआ और वैक्यूम को समाप्त करने के लिए शासन तो किसी के द्वारा संचालित हो रहा है ना। तो लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं है। असर है मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री और जो विधायक हैं उनकी सदस्यता जा रही है, उनकी सरकार गिर रही है। लोगों की सरकार कहाँ गिर रही है? तो लोगों के मूल अधिकार पर नो इम्पैक्ट। दूसरा प्रभाव देखते हैं कि विधानसभा भंग कर दी जाती है, मंत्रिमंडल भी भंग हो जाता है। ठीक है ना? और क्या प्रभाव होता है कि राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र संसद। और राज्य सूची पर अध्यादेश भी जारी हो सकता है। अध्यादेश कौन जारी करेगा? कौन जारी करता है अध्यादेश? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और क्या प्रभाव पड़ेगा? और प्रभाव यह है कि जो इस राज्य सूची पर कानून बनेगा वह राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद भी लागू रहेगा। ऐसा नहीं है कि वह जैसे राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ कानून भी समाप्त। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर विधानसभा चाहे, जो नई गठित विधानसभा होगी, वो इस कानून में अमेंड कर सकती है या इस कानून को समाप्त कर सकती है, लेकिन स्वतः समाप्त नहीं होगा, क्योंकि विधियों में तो परिवर्तन होता रहता है, उसमें क्या दिक्कत है। इसी तरीके से और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव ये पड़ेगा कि मान लीजिए जो राज्य की संचित निधि है उस पर भी केंद्र सरकार मतलब संसद काम कर सकती है। राज्य का
बजट भी प्रस्तुत कर सकती है। तो ये सारे कार्य कर सकती है, मतलब वो सारे कार्य कर सकती है जो किसी राज्य की विधानसभा काम करती है, संसद वो सारे कार्य कर सकती है। अब अगली बात समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस राष्ट्रपति शासन पर कुछ लैंडमार्क निर्णय है। तो राष्ट्रपति शासन वर्सेज सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय एसआर बोम्बई केस। ये सबसे महत्वपूर्ण केस है, और इस केस के बाद जो अनैतिक तरीके से राजनीतिक कुठाराघात होता था, राजनीतिक कुंठा का शिकार थे हमारे देश के जो पार्टियां थी, उन पर विराम लगा दिया गया। क्योंकि क्या हुआ कि 1988 में जनता दल के एसआर बोम्बई ने राज्यपाल से कहा कि जो इसके पहले के मुख्यमंत्री थे वो फ्लोर टेस्ट पर मतलब विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए, लेकिन हमको मौका दो, हमको शपथ दिलाओ मुख्यमंत्री की, ये कर्नाटक का मसला है, हम क्या करेंगे, हम फ्लोर टेस्ट या हमारे पास विश्वास मत है। तो क्या हुआ, वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने एसआर बोम्बई को नहीं दिया मौका। तो ये क्या था, एक तरीके से उस समय गवर्नर साहब ने मिसयूज किया इस व्यवस्था का। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के पास विश्वास है तो उसको फ्लोर टेस्ट का या विश्वास मत हासिल करने का अवसर देना चाहिए था। लेकिन मामला एसआर बोम्बई लेकर पहुंच गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कि 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, और उन्होंने कहा कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने और प्रशासनिक तंत्र के विफल होने में अंतर है। प्रशासनिक तंत्र के विफल होने में अंतर है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तब तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, और यदि प्रशासनिक तंत्र विफल हो गया तो यह कार्य राष्ट्रपति शासन लागू करने का नहीं हो सकता है। अब हम समझते हैं कि प्रशासनिक तंत्र के विफल होने का मतलब क्या होता है और संवैधानिक तंत्र के विफल होने का क्या मतलब है। प्रशासनिक तंत्र के विफल होने का मतलब यह है कि किसी राज्य में दंगा हो जाए। अब इस दंगे को हैंडल करना प्रशासन की कमजोरी है। दूसरा, किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार कर ले या भ्रष्टाचार का आरोप हो जाए। क्या भ्रष्टाचार का आरोप हो जाए कि किसी मंत्री ने कोई गबन कर लिया, तो ये निर्णय किसी के भ्रष्टाचार की जांच करना किसका काम है, न्यायालय का काम है। इसी तरीके से किसी राज्य में लूटपाट हो जाए, आगजनी हो जाए, तो ये प्रशासनिक तंत्र की विफलता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं है। और संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक तंत्र के विफल होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता। अब जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने की बात है, उसका मतलब क्या हुआ, संवैधानिक तंत्र के विफल होने की कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे प्रावधान है, जैसे संसद में कि संसद की एक बैठक के बाद 6 माह तक या साल में 2 बार कम से कम सदन की बैठक होनी चाहिए। इसी तरीके से विधानसभा की कम से कम साल में 2 बार बैठक होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा की बैठक साल में केवल 1 बार हो रही है। तो क्या हुआ, संवैधानिक तंत्र यहाँ पर विफल हुआ। इसी तरीके से मान लीजिए कोई मंत्रिमंडल है, उसने त्याग पत्र दे दिया और दूसरा कोई दल सरकार बनाने के लिए अपना प्रपोजल नहीं भेज रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, संवैधानिक तंत्र की विफलता है, और संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि हम ये जो राष्ट्रपति शासन है, जो राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार है,
इस आधार के हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि कैसे आप करोगे जुडिशियल रिव्यू, तो उन्होंने कहा कि एक लिखित रिपोर्ट जो राज्यपाल देंगे, किसको, राष्ट्रपति साहब को, उसका हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। किस ग्राउंड के आधार पर किसी राज्य में क्या लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, और अगर उस ग्राउंड में यह पाया गया कि प्रशासनिक तंत्र की विफलता के आधार पर या मनमानी तरीके से लगाया गया है राष्ट्रपति शासन, तो हम उस राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इसके पहले हुआ है, जैसे जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, जनता दल की बात कर रहा हूं, तब जब जनता दल की सरकार केंद्र में आई तो उसने क्या किया कि कांग्रेस की जो राज्य सरकारें थी, उस राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। और इसके पीछे जनता दल ने तर्क दिया, जनता दल ने तर्क दिया मतलब राष्ट्रपति ने तर्क दिया या गवर्नर ने तर्क दिया कि चूंकि कांग्रेस ने केंद्र में सरकार नहीं बना पाई इसे, और जो कांग्रेस के प्रति लोगों का जनाधार अब नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों को हम, जब वहां की जो विधानसभा है उसको हम भंग कर रहे हैं। इसी तरीके से जब कांग्रेस की सरकार आई तो सेम यही पैटर्न उन्होंने भी दोहराया, और उन्होंने भी क्या किया कि जहां पर जनता दल की सरकारें थी या गैर कांग्रेसी सरकारें थी राज्य सरकारों में, उनको बर्खास्त कर दिया। अब बताइए, मतलब राजनीतिक विरोध या राजनीतिक वो लेने के लिए, बदला लेने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह का आप काम करोगे तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे, और जुडिशियल रिव्यू में यदि हम पाते हैं कि ये जो संविधान, ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वह गलत तरीके से है, तो हम पुनः बहाल कर देंगे क्या, वही सरकार को जिसको आपने बर्खास्त किया। और इसी सार्वभौमवाद में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, क्योंकि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, तब कांग्रेस की केंद्र सरकार ने यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। और इसके पीछे कांग्रेस ने तर्क दिया कि हमने राज्य सरकारों से कहा था या निर्देश दिया था कि उस ढांचे की आप रक्षा करो, लेकिन यूपी की सरकार उस ढांचे की रक्षा नहीं कर पाई, और यहाँ की जो सरकारें थी ये भी रक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ से लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहुंचे और उस मस्जिद को डिमोलिश किया। तो इस आधार पर कि धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाया और केंद्र के निर्देशों का इन सरकारों ने पालन नहीं कर पाया, इसलिए इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया। तो ये था राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ मामला। एक दो फैक्ट आपको बता देते हैं कि सबसे पहले परीक्षाओं में जो पहली घटना होती है, सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में, और सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो केरल और यूपी, इनमें बराबर है। और सबसे लेटेस्ट जो राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ लगा हुआ है, मणिपुर में। मीन्स 2025 में भी राष्ट्रपति शासन एक स्थान पर लगा हुआ राज्य है मणिपुर। तो उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको समझ में आया होगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी में इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ फिर अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।